जादू अपार, हर किस्सा लगता है शानदार। तो तालियों से करे स्वागत, आज कहानी प्रतियोगिता का हो आगाज। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य जी, सम्मानित निर्णायक मंडल, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों। सुमध्यान, मैं सोनाक्षी आपका आज की कहानी वाचन प्रतियोगिता में स्वागत करती हूँ, जहाँ हर शब्द में छिपी होती है एक दुनिया और हर कहानी के साथ चलता है भावनाओं का कारवां। मैं आदरणीय निर्णायक मंडल जी से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद मैम। तो चलिए अब इस साहित्यिक यात्रा का आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको इस प्रतियोगिता के नियमों से अवगत कराना चाहूँगी। नियम: कहानी वाचन प्रतियोगिता कक्षा 60 व 8 के विद्यार्थियों के लिए है। प्रतिभागियों में एक प्रतिभागी का कक्षा 7 से और दूसरे प्रतिभागी का कक्षा 8 से होना अनिवार्य है। कहानी वाचन का समय 3 से 4 मिनट का ही होना चाहिए। उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए। उच्चारण के समय हाव भाव का ध्यान रखा जाना चाहिए। विद्यार्थी बोलते समय पेपर की मदद नहीं ले सकते। विद्यार्थी अपने द्वारा चुने गए किसी भी पसंदीदा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतियोगिता में चुने गए विषय की भाषा आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए। कहानी सुनाते समय विद्यार्थी किसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकता। निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। सर्वप्रथम मैं कक्षा 7वीं की प्रतिभागी समायरा भाटिया को बुलाना चाहूंगी, जो हमें मकड़ी का जाला कहानी सुनाएंगी। इस कहानी के माध्यम से वह हमें जीवन के बहुमूल्य गुणों से अवगत करवाएंगी। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मकड़ी का जाला। एक समय की बात है, एक नन्ही और बेहद उत्साही मकड़ी थी। उसने एक बार सोचा कि क्यों ना एक बड़ा और मजबूत जाला बना जाए। उसने मन ही मन सोचा कि वाह, जब ये जाला बनकर तैयार होगा, इसमें ढेर सारी मक्खियाँ, कीड़े और मकोड़े फंसेंगे और मुझे रोज स्वादिष्ट आहार मिलेगा। यह सोचकर वह बड़े चाव से घर के कोने में जाला बुनने लगी। अभी उसने आधा ही जाला बुना था कि वहां से एक बिल्ली गुजरी। मियाऊ मियाऊ। बिल्ली ने मकड़ी की तरफ देखा और जोर से हंसकर बोली अरे अरे मकड़ी, तुम भी कितनी ना समझो। भला इस कोने में कोई जाला बुनता भी है क्या? देखती नहीं ये जगह कितनी साफ सुथरी है। जैसे ही घर का मालिक आएगा, तुम और तुम्हारा जाल तो एक पल में साफ कर देगा। मेरी मानो तो यहाँ जाला मत बुनो। बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी सोच में पड़ गई और डरकर वह जाला बुनना बंद कर दिया और उदास मन से दूसरी जगह ढूंढने लगी। तभी उसे खिड़की के कोने में एक जगह दिखाई दी और वही उत्साह के साथ वह जाला बुनना शुरू कर दिया। तभी वहां एक उड़ती हुई एक चिड़िया आई। चिड़िया ने नाचते हुए बोला, चिची चिची। अरे अरे मकड़ी रानी, ये तुम क्या कर रही हो? इस खिड़की को देखती नहीं? यहाँ से तो हर वक्त तेज हवा चलती है, सर सर। जैसे ही हवा का एक तेज झोंका आएगा, तुम और तुम्हारा जाल तो हवा में उड़ ही जाएंगे। यहाँ जाला बनाना तो सरासर बेवकूफी है। हम मकड़ी बार बार प्रयास कर करके पूरी तरह थक चुकी थी और गहरे पछतावे में डूब गई। तभी पास एक समझदार चींटी उसके नजदीक आई। मकड़ी ने अपनी भीगी आंखों से चींटी की तरफ देखा और अपनी बेबसी जाहिर की। चींटी ने गंभीर होकर कहा, मकड़ी बहना, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ। तुम बार बार प्रयास करती थी, पर जैसे ही तुम्हें कोई कुछ कहता, तुम अपना काम ही छोड़ देती। याद रखो, अगर तुम हमेशा ही ऐसे औरों की बातों में आती रहोगी, तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। चींटी की सच्ची और कड़वी बात सुनकर मकड़ी को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने से ज्यादा औरों पर भरोसा किया। दोस्तों,
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें औरों की फिजूल बात पर ध्यान न देकर अपने आत्मविश्वास के साथ अपना काम पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सुमायरा, अति उत्तम। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें दूसरों की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझकर और विवेक से निर्णय लेना चाहिए। कहते हैं हर बच्चे के भीतर एक सितारा छिपा होता है, बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने और चमकने का अवसर देने की। अब मंच पर आने वाले हैं हमारे अगले प्रतिभागी वीर सम्राट, जो अपनी कहानी सुजान हरबोला के माध्यम से हमें एक रोचक और प्रेरणादायक संसार की सैर करवाएंगे। तो तालियों की गूंज के साथ स्वागत कीजिए वीर सम्राट का। सुमध्यान आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण व मेरे प्रिय साथियों, आज मैं 7वीं कक्षा का छात्र वीर सम्राट आपको एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सुजान हरबोला। आइए सुनते हैं आज की कहानी। सुजान नाम की एक लड़की की कहानी जिसे प्रकृति से गहरा प्यार था। सुजान का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन सुजान की एक अद्भुत कला थी। वह विभिन्न पशु पक्षियों की तरह आवाजें निकाल सकता था, जैसे कि कोयल कू कू, कौवा कैव कैव, गधा ए ए ए और भेड़िया आऊ। वह स्कूल से भागकर हमेशा जंगलों और खेतों में ही रहता था। जब वो जंगलों में पक्षियों की आवाज निकालता था तो असली पक्षी भी उसे अपनी बिरादरी का समझकर उसे जवाब देने लगते थे। और जहां तक रही पढ़ाई की बात, तो 3 का पहाड़ा कुछ इस तरह सुनाता था। 3 एकम 3, 3 दूनी 7, 3 तिक्का 15 और ये पड़ा मास्टर का थप्पड़। स्कूल के मास्टर ने सुजान के पिता से कहा कि इसका ध्यान किताबों में नहीं है, इसलिए इसे स्कूल से हटा देना चाहिए। सुजान के पिता ने उसे डांटने की जगह उसके अद्भुत कला को समझकर उसे प्रोत्साहित किया। अब सुजान केवल पशु पक्षियों की ही नहीं बल्कि शहनाई और बांसुरी की भी आवाज निकालने लगा, जिसके कारण वह पूरे क्षेत्र में हरबोला के नाम से मशहूर हुआ। एक बार जामनगर के राजा जंगल में शिकार खेलने गए थे। सुजान भी वहीं पास में था। सुजान के दिमाग में एक शरारत सूझी और उसने झाड़ियों के पीछे से छुपकर एक शेर की दहाड़ने की आवाज निकाली। वाव! आवाज इतनी असली थी कि राजा और सारे सैनिक घबरा गए। लेकिन जब राजा को पता चला कि यह आवाज किसी शेर की नहीं बल्कि छोटे से सुजान की है, तो वह बहुत प्रभावित हुए। सुजान की कला का सम्मान करते हुए उन्होंने उसे अपनी बेटी की शादी में प्रदर्शन करने के लिए राजमहल बुलाया। वहां शादी में उसने अपनी आवाजों का जादू बिखेर कर सबको दंग कर दिया था। अब आता है कहानी में एक रोमांचक मोड़। टें टें! जब राज्य पर एक भयानक राक्षस विहंगबुक नामक का संकट मंडराने लगता है। वह राक्षस प्रजा सहित सभी राजकुमारों को मार देता था। सुजान अपने डर के ऊपर काबू पाता है और अपने अद्भुत कला का प्रयोग करने की सोचता है। वह राक्षस की गुफा के पास जाता है और अलग अलग खूंखार आवाजें निकालकर राक्षस को भ्रमित कर देता है, जैसे कि वाह! आवाज की धोखे में आकर राक्षस गुफा से बाहर निकलता है और सुजान साहस दिखाकर उस पर हमला कर देता है और उसे मार गिराता है। सुजान अपने बुद्धिमानी और अद्भुत कला के दम पर पूरे राज्य को संकट से बचा लेता है और इसी तरह सुजान एक साधारण से लड़के से एक महानायक बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई अद्भुत कला होती है। किताबी ज्ञान के अलावा उस छुपी हुई कला को पहचानना और निखारना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद वीर सम्राट, आपकी कहानी ने हमें एक बहुत सुंदर संदेश दिया
कि हर बच्चे अपने आप में विशेष है और हर बच्चे के भीतर कोई ना कोई अद्भुत प्रतिभा छिपी होती है। किताबी ज्ञान हमें ज्ञानवान बनाता है, लेकिन हमारी प्रतिभा हमें विशेष पहचान देती हैं। इसीलिए अपनी रुचि को पहचानिए, अपनी प्रतिभा को निखारिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान बनाइए। तो चलिए अब हम आमंत्रित करते हैं वंशिका को, जो अपनी सुंदर कहानी दादी माँ बनाम एआई के माध्यम से हमें बताएंगी कि जब तकनीक और रिश्ते साथ साथ चलते हैं तभी सही निर्णय लिया जा सकता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वंशिका का। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। आज की मेरी कहानी का विषय है दादी बनाम एआई। देश के सबसे बड़ी टीवी चैनल पर एक अनोखी प्रतियोगिता रखी गई थी। नाम था दादी बनाम एआई। असली बुद्धिमान कौन? पूरा देश ये मुकाबला देखने के लिए उत्साहित था। एक तरफ था देश का सबसे आधुनिक एआई सुपर कंप्यूटर सुपर ब्रेन एक्स। वो लाखों किताबें पढ़ चुका था, करोड़ों सवालों का जवाब जानता था और एक सेकंड में हजारों गणनाएं कर सकता था। और दूसरी तरफ थी गांव की 70 साल की सरस्वती दादी। साधारण सी सूती साड़ी, आंखों पर चश्मा और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। दर्शकों में कुछ लोग हंस पड़े। एक लड़का बोला, अरे ये दादी एआई से कैसे जीतेगी? दूसरा बोला, एआई तो पूरी दुनिया की जानकारी जानता है। और फिर मुकाबला शुरू हुआ। पहला सवाल एआई से पूछा गया, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? एआई ने तुरंत ही जवाब दे दिया। अब दूसरा सवाल पूछा गया, पृथ्वी से चांद की औसत दूरी कितनी है? एआई ने 1 सेकंड से भी कम समय में सही उत्तर दे दिया। अब दादी की बारी थी। एंकर ने मुस्कुराकर दादी से पूछा, दादी अगर घर में सिर्फ 2 रोटियां हों और खाने वाले 4 तो क्या करें? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा उन 2 रोटियों को 4 हिस्सों में बांट दो और सबसे पहले उस व्यक्ति को दो जो सबसे ज्यादा भूखा हो। पेट थोड़ा कम भरेगा, लेकिन किसी का दिल खाली नहीं रहेगा। पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। एआई ने यह उत्तर अपने डेटाबेस में खोजा, लेकिन इस परिस्थिति का कोई सही उत्तर उसे नहीं मिला। अब एआई से एक और सवाल पूछा गया, सबसे ताकतवर चीज क्या है? एआई ने बोला, परमाणु ऊर्जा। अब दादी की बारी थी। दादी ने कहा, विश्वास। एक बार टूट जाए तो कोई मशीन उसे जोड़ नहीं सकती। अब आखिरी राउंड हो चुका था। एंकर ने कहा, अब एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसका सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। पूरा हॉल शांत पड़ गया और वह सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना बांटो वो उतना ही बढ़ती जाती है? एआई ने कुछ ही सेकंड में हजारों किताबें, लाखों वेबसाइटें और करोड़ों लेख खोज दिए और उसने उत्तर दिया, ज्ञान, सूचना, डेटा, नेटवर्क। अब दादी की बारी थी। दादी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, प्यार। एक बार बेटा ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा, लेकिन अगर उसमें प्यार न हो तो वह सिर्फ एक जानकारी रह जाएगी। प्यार बांटोगे तो परिवार बनेगा, दोस्त बनेंगे, समाज बनेगा। पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। एआई ने यह शब्द अपने डेटाबेस में खोजा, लेकिन इस शब्द की भावना समझने की अनुमति उसके पास नहीं थी। पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। अब एंकर ने नतीजे घोषित किए। एंकर ने सरस्वती दादी को विजयी घोषित किया। फिर एंकर ने कहा, आज की विजेता सिर्फ सरस्वती दादी नहीं है, बल्कि जीवन का अनुभव, प्रेम और इंसानियत है। दादी ने मंच से उतरते हुए बच्चों की ओर देखा और कहा, बेटा एआई का उपयोग जरूर करना, उससे सीखना भी, लेकिन अपने दिल को कभी मशीन मत बनने देना, क्योंकि मशीनें उत्तर दे सकती हैं, किसी रोते हुए इंसान के आंसू नहीं पोंछ सकती। पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एआई के पास विशाल भंडार हो सकता है ज्ञान का, पर एआई
पर प्रेम, करुणा, अनुभव और इंसानियत ही वह शक्ति है जो दुनिया को सचमुच बेहतर बनाती है। धन्यवाद। धन्यवाद वंशिका, आपकी कहानी ने हमें बहुत सुंदर संदेश दिया कि जिस दुनिया में आज हर चीज़ एक क्लिक पर उपलब्ध है, वहाँ भी धैर्य, प्रेम और त्याग जैसे जीवन मूल्य हमें दादी की गोद से ही मिलते हैं। तो आइए अब अगली प्रस्तुति के लिए हम आमंत्रित करते हैं अद्विका को, जो हमें झूठ का इंटरव्यू कहानी सुनाएंगी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस कहानी वाचन प्रतियोगिता में मेरी कहानी का विषय है झूठ का इंटरव्यू। एक बार की बात है, सच ने अपने दफ्तर में एक नौकरी निकाली। पद था मनुष्यों के जीवन में रहने का। इंटरव्यू देने के लिए कई उम्मीदवार आए। सबसे पहले आया झूठ। झूठ बड़े ठाठ से अंदर आया। चमकदार कपड़े, काला चश्मा और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास मानो पूरी दुनिया उसी के भरोसे चल रही है। सच ने मुस्कुराकर पूछा, अपना परिचय दीजिए। झूठ ने सीना चौड़ा कर कहा, मेरा नाम झूठ है। मैं बहुत तेजी से फैलता हूँ। लोग मुझे बिना जांचे परखे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। सच ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? झूठ बोला, सर मैं 1 मिनट में दोस्ती भी तोड़वा सकता हूँ, परिवार में लड़ाई भी करवा सकता हूँ और सोशल मीडिया पर तो मैं पलक झपकाते ही वायरल हो जाता हूँ। सच ने सिर हिलाया और अगला प्रश्न पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी? झूठ थोड़ा घबराया, फिर बोला, बस एक ही परेशानी है, अगर कभी सच सामने आ जाए तो मेरी नौकरी चली जाती है। इतने में दरवाजा खुला और दूसरा उम्मीदवार अंदर आया। बहाना? सच ने पूछा, तुम्हारा झूठ से क्या संबंध है? बहाना बोला, सर मैं इसका सबसे अच्छा दोस्त हूं। अगर कभी झूठ पकड़ा जाए मैं तुरंत वहां पहुंच जाता हूं। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। तभी दरवाजा फिर से खुला और तीसरा उम्मीदवार अंदर आया। अफवाह। वो हाँफते हुए बोली, माफ कीजिए मैं देर से आई हूं। सच ने बोला, देर कैसे हो गई? अफवाह बोली, रास्ते में मैंने सुन लिया कि इंटरव्यू रद्द हो गए। फिर पता चला कि वह भी अफवाह ही थी। अब तो इंटरव्यू लेने वाला भी मुस्कुरा दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुआ। अंदर आया विश्वास। उसके कपड़े साधारण थे लेकिन चेहरा शांत था। सच ने पूछा, अगर तुम्हारे साथ झूठ आ जाए तो? विश्वास से गंभीर होकर कहा, फिर मैं लोगों के दिलों से चला जाता हूं और एक बार मैं चला गया मुझे वापस आने में बहुत समय लग जाता है। पूरा कमरा शांत हो गया। सच अपनी कुर्सी से उठा और बोला, इंटरव्यू समाप्त हुआ। नौकरी विश्वास को दी जाती है क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां सच अपने आप सामने आ जाता है, लेकिन जहां झूठ होता है वहां अफवाहें और बहाने साथ रहने लग जाते हैं। झूठ ने अपना सिर झुकाया और बाहर निकल गया। जाते जाते वो मुस्कुराया और बोला, याद रखना मैं तब तक जीतता हूं जब तक लोग मेरी बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास करते हैं। सच बोला, मैं देर से सही लेकिन आता जरूर हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अद्विका, आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि झूठ चाहे कितना भी ताकतवर दिखे, अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है।
जैसे जैसे कहानियाँ आगे बढ़ रही हैं, हम सभी एक नई भावनात्मक यात्रा पर निकलते जा रहे हैं। हर कहानी अपने साथ एक संदेश, एक अनुभव और कभी-कभी एक सवाल छोड़ जाती हैं। यही तो शक्ति है कहानी की, वो सुनाई भी देती हैं और महसूस भी होती हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी अगली प्रतिभागी नाज का, जो इंस्पेक्टर चांद पर कहानी के माध्यम से भ्रष्टाचार और गलत व्यवस्था पर व्यंग्य करेंगी। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों। मैं आपके समक्ष अपनी कहानी इंस्पेक्टर चांद पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक दिन भारत के वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि वे चांद पर एक विशेष दल भेज रहे हैं। सभा में सवाल उठा, दल का नेतृत्व कौन करेगा? तभी किसी ने कहा, इंस्पेक्टर चुलबुल को भेजिए, वे बड़े अनुभवी अधिकारी हैं। चुलबुल की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। बिल्कुल, मेरे जैसा योग्य व्यक्ति आपको कहाँ ही मिलेगा, उन्होंने मुझ पर ताव देते हुए कहा। कुछ ही दिनों में वे चांद पर पहुंच गए। चांद के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत है पृथ्वीवासी महोदय, चुलबुल बोले। ठीक है, पहले यह बताओ यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है? चांद के लोगों ने उत्तर दिया, यहाँ तो कभी अपराध ही नहीं हुआ। चुलबुल चौंक गए। क्या मतलब? चोरी नहीं, झगड़ा नहीं, रिश्वत नहीं? नहीं। चुलबुल परेशान हो गए। फिर पुलिस क्या करती है? हमारे यहाँ तो पुलिस की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह सुनकर चुलबुल लगभग बेहोश हो गए। अगले दिन उन्होंने प्रशिक्षण देना शुरू किया। देखो, अगर कोई चोरी नहीं करता उस पर शक करो। लेकिन क्यों? क्योंकि बिना शक के पुलिस कैसे चलेगी? कुछ ही दिनों में चांद पर लोग पहली बार एक दूसरे पर शक करने लगे। एक व्यक्ति बोला, मुझे लगता है मेरे पड़ोसी ने मेरा पत्थर चुराया है। दूसरा बोला, नहीं, मुझे लगता है तुम ही चोर हो। चुलबुल मुस्कुराए। शाबाश, अब तुम सभ्य समाज की ओर बढ़ रहे हो। फिर उन्होंने कार्यालय खोला। बाहर बोर्ड लगाया, चंद्र पुलिस थाना। लोग शिकायतें लेकर आने लगे। एक दिन एक व्यक्ति आया। वह बोला, मेरा तो कोई सामान नहीं खोया, लेकिन शिकायत दर्ज करानी है। किसके खिलाफ? वो तो आप ही तय कर दीजिए। चुलबुल खुशी से उछल पड़े। वाह, अब तुम पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गए हो। कुछ महीनों बाद चांद पर भी वही सब शुरू हो गया। शिकायतें, जांच, झगड़े और लंबी फाइलें। चुलबुल ने गर्व से कहा, अब चांद भी पृथ्वी जैसा विकसित हो गया है। एक दिन चांदवासी का एक प्रतिनिधिमंडल चुलबुल के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, क्या हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं? बिल्कुल, पूछिए। जब आप आए थे तब यहाँ ना झगड़े थे, ना संदेह, ना शिकायतें। अब हर कोई एक दूसरे पर शक करता है। क्या यही विकास है? चुलबुल कुछ क्षण चुप रहे। पहली बार उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक बूढ़े चांदवासी ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची व्यवस्था वह नहीं होती जिसमें सबसे अधिक बदलाव हो, बल्कि वह होती है जिसमें लोगों के मन में ईमानदारी और विश्वास हो। यह सुनकर चुलबुल को अपनी गलती का एहसास होने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सभ्यता का मतलब केवल बदलाव लाना नहीं होता, बल्कि लोगों के बीच विश्वास बनाए रखना भी होता है। धन्यवाद। धन्यवाद नाज, आपने सही कहा कि एक ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त समाज ही वास्तव में स्वस्थ समाज बन सकता है। इसीलिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। सकारात्मक सोच से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सकारात्मक सोच से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब मन में विश्वास हो तो मंजिल खुद करीब आ जाती है। इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए अब मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारी अगली प्रतिभागी
भव्याक्षी को, जो हमें आधी रात का संदेश कहानी सुनाएंगी। अबे यार, सुमध्यान, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल, शिक्षकगण व मेरे प्रिय साथियों, आज मैं कक्षा 8 की छात्रा भव्याक्षी सूद आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आधी रात का संदेश। शहर के बीचों बीच एक पुराना डाकघर था। वहाँ कभी तो बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन नया डाकघर बनने के बाद यह इमारत लगभग खाली हो गई थी। लोगों का कहना था कि इस इमारत में कोई रहस्य छिपा है। कहा जाता था कि हर वर्ष वर्षा ऋतु की एक विशेष रात्रि पर पुराने लेटर बॉक्स में एक नया पत्र मिलता था। आश्चर्य की बात यह थी कि उस पत्र पर ना ही किसी का नाम था, ना ही कोई पता। अधिकांश लोग इसे तो अफवाह मानते थे, लेकिन 9वीं कक्षा का छात्र कबीर इस रहस्य के बारे में और जानना चाहता था। एक शाम वह अपने दादाजी के साथ बैठा था। दादाजी कई वर्षों पहले उसी डाकघर में काम करते थे। उन्होंने कबीर को बताया कि कुछ साल पहले अचानक एक डाकिया लापता हो गया। वह बहुत ईमानदार इंसान था और हमेशा कहता था कि कोई भी संदेश अपने सही स्थान तक पहुंचाना चाहिए। ये बात सुनकर कबीर की उत्सुकता और बढ़ गई। कुछ दिनों बाद वही रहस्यमयी रात्रि आ पहुंची। कबीर चुपचाप डाकघर के आसपास छिप गया। चारों ओर अंधेरा था, केवल बिजली की रोशनी कभी कभी उसे रोशन कर देती थी। घड़ी ने 12 बजाए। अचानक तेजी से एक हवा चली। लेटर बॉक्स का ढक्कन अपने आप खुल गया। कबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत करके वह आगे बढ़ा और भीतर झांका। वहां पर सचमुच एक नया पत्र पड़ा था। कांपते हाथों के साथ उसने वह पत्र निकाला। लिफाफे पर केवल एक शब्द लिखा था, खोजो। पत्र खोलते ही उसे एक छोटा सा नक्शा मिला। अगले दिन वह उस नक्शे के अनुसार शहर के पुराने हिस्से में पहुंचा। नक्शा उसे एक बंद पड़े पुस्तकालय तक ले गया। पुस्तकालय के एक कोने में एक पुराना लेटर बॉक्स पड़ा था। वहां पर पत्रों का संग्रह था। उनमें शहर का इतिहास, लोगों की कहानियां और कई अनसुने रहस्यों का वर्णन था। सबसे ऊपर एक नोट पड़ा था जिस पर लिखा, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुमने जिज्ञासा और साहस की परीक्षा पास कर ली है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है, इसे कभी खोने मत देना। नीचे उस लुप्त हुए डाकिये का नाम लिखा हुआ था। कबीर तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने इन सभी दस्तावेजों को नगर के संग्रहालय को सौंप दिया ताकि वह सुरक्षित रह सके। उस दिन के बाद शहर के वासियों ने फिर से उस डाकघर को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती। 1 वर्ष बाद उसी रहस्यमयी रात्रि पर लेटर बॉक्स का ढक्कन फिर से अपने आप खुला। वहां पर एक नया पत्र पड़ा था। फिर से ना ही कोई नाम था, ना ही कोई पता, और इस बार 2 शब्द लिखे थे, अगला रहस्य। और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है और हमें इसे कभी खोना नहीं चाहिए। धन्यवाद। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर भव्याक्षी। आपकी कहानी से स्पष्ट होता है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ किसी भी कार्य को करना चाहिए। अब हमारे सम्मुख अपनी कहानी लेकर आ रहे हैं लखित, जिनकी कहानी का शीर्षक है अंतिम दीपक। कम ऑन लखित। Excuse me, ma'am, may I start?
सुमध्यान आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल, अध्यापक गण और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं लखित मित्तल आप सभी के समक्ष अपनी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका विषय है अंतिम दीपक। बहुत समय पहले की बात है। एक हिमालय की ऊंची पहाड़ी पर एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव की एक अनोखी परंपरा थी। हर वर्ष दीपावली के पावन अवसर पर उस गांव में केवल एक दीपक जलाया जाता था। उस गांव के बुजुर्गों का यह मानना था कि जब तक वह दीपक जलता रहेगा तब तक उस गांव में सुख, शांति और एकता बनी रहेगी। लेकिन यदि वह दीपक बुझ गया तो उस गांव से लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। एक वर्ष दीपावली से ठीक पहले उस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी हरिदास बीमार पड़ गए। उन्होंने पूरे गांव को अपने घर बुलाया और कहा, इस बार हमें किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जो केवल बलवान ही नहीं बल्कि सच्चा, ईमानदार और निस्वार्थ भी हो। पूरे गांव ने हामी भरी। सभी बलवान युवकों को ढूंढने में लग पड़े। दादाजी ने कई युवकों को देखा, परंतु उन्होंने एक दुबले पतले 14 वर्षीय लड़के अमन को चुना। पूरा गांव हैरान रह गया। लोगों ने कहा, अरे ये बच्चा इस दीपक की रक्षा कैसे ही कर लेगा। परंतु अमन चुपचाप अपना दीपक लेकर मंदिर के समक्ष बैठ गया। अब रात गहराने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। एकदम से दीपक की लौ कांपने लगी। अमन ने अपना आपा नहीं खोया और दीपक को अपने हाथों से ढक लिया। कुछ ही देर बाद तेज हवाएं चलने लगी और फिर बारिश। अमन पूरी तरह भीग चुका था, परंतु उसने दीपक को अपने सीने से लगाया और उसे बुझने से बचाया। कुछ ही देर बाद दूर जंगल से एक बूढ़ा असहाय व्यक्ति अमन की ओर आया। वह बोला, बेटा, क्या तुम अपना दीपक मुझे दे दोगे? मुझे अपनी लालटेन जलानी है। अब अमन असमंजस में पड़ गया। यदि वह दीपक दे देता तो तेज हवा और बारिश के कारण वह बुझ जाता, परंतु यदि वह दीपक ना देता तो एक बूढ़ा असहाय व्यक्ति ठंड से मर भी सकता था। अब उसने थोड़ी देर सोचा और बोला, लो अंकल, आप यह दीपक ले लो। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना लालटेन जलाई और अमन को उसका दीपक वापस किया। अब अमन असमंजस में फिर पड़ गया। वह दीपक बुझा कैसे नहीं? इतनी तेज हवा, इतनी तेज बारिश। अचानक से वह यात्री मुस्कुराया। उसका चेहरा बदलने लगा। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह उस गांव के पुराने गुरुजी थे, जिन्हें लोग वर्षों पहले मृत घोषित कर चुके थे। उन्होंने बोला, बेटा, तुमने आज बहुत बड़ी परीक्षा पास की है। तुमने केवल स्वयं के बारे में ना सोचकर दूसरों को भी यह रोशनी दी है। जो रोशनी बांटने से डरता है वह असलियत में अंधकार से डरता है। अब अगली सुबह पूरा गांव मंदिर के सामने इकट्ठा हुआ। उन्होंने देखा कि दीप अभी भी जल रहा था। वह दादाजी हरिदास आए और उन्होंने अमन की पीठ थपथपाई और बोले, इस गांव की अब सबसे बड़ी एकता यह दीपक नहीं, अमन जैसे लोग हैं। उस दिन के बाद उस गांव की परंपरा ही बदल दी गई। अब केवल उस गांव में एक दीपक नहीं जलाया जाता, बल्कि हर परिवार उसी दीपक से हजारों दीप जलाता और पूरा गांव जगमगा उठता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची रोशनी वह नहीं जो केवल स्वयं के जीवन को प्रकाशित करे, बल्कि सच्ची रोशनी वह है जो दूसरों के भी जीवन में रोशनी डाले। धन्यवाद। धन्यवाद लखित, आपने बिल्कुल सही कहा कि त्याग और सेवा से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता।
अब आगे बढ़ते हुए हम आज की इस प्रतियोगिता की अंतिम प्रतिभागी तारिणी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे, जिनकी कहानी का शीर्षक है आखिरी पतंग। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे दोस्तों। आज इस कहानी प्रतियोगिता में मेरी कहानी का विषय है आखिरी पतंग। पतंग नहीं बस कागज होती जो ऊंची उड़ती डोर के साथ। जब दिल सच्चे रिश्ते बांटे वही होती है जीत हर एक बार। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जो हमें ट्रॉफी दिलाती है, बल्कि वो होती है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। यह कहानी है दोस्ती, त्याग और सच्ची जीत की, जहां कोई हारता तो नहीं बल्कि दो दिल और भी करीब हो जाते हैं। मकर संक्रांति का दिन था। पूरे शहर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया था। हर एक छत से एक ही आवाज आ रही थी, वो काटो। अरे नहीं नहीं, वो काटो। मैं भी अपनी पतंग लेकर छत पर पहुंचा। तभी मेरी नजर बगल वाले छत पे खड़े हुए मोहन पर गई। मोहन हर साल नई पतंग उड़ाता था, लेकिन इस साल तो सिर्फ उसके पास एक पुरानी सी पतंग थी। मैंने मुस्कुराकर उससे पूछा, अरे इस बार नई पतंग नहीं लेकर आए? वह हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोला, बस यह मेरी आखिरी पतंग है। मुकाबला शुरू हुआ। कुछ ही देर में मेरी पतंग सबसे ऊपर पहुंची, लेकिन अचानक से हवा बदली और वो कट गई। मैं उदास होकर बैठ गया। तभी मोहन ने अपनी पतंग मेरी ओर बढ़ा के बोला, लो अब तुम इसे उड़ाओ। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन यह तो तुम्हारी आखिरी पतंग है। वह बोला, पतंग फिर आ जाएगी। दोस्त नाराज रहा तो मजा कैसे आएगा? मैंने पतंग उड़ानी शुरू की। कुछ ही मिनटों में वो सबसे ऊंची पहुंची। तभी सामने से एक बड़ी सी चमचमाती पतंग आई। छतों पर सारे बच्चे चिल्लाने लगे, संभालो संभालो। डोर उलझी, सबकी सांसें थम गई और अगले ही पल में वो काटो, सबसे बड़ी वाली पतंग कट गई। पूरी गली तालियों से गूंज उठी। मैं भी खुशी से उछल पड़ा। तभी मेरी नजर मोहन पर गई। वह चुपचाप कर मुस्कुरा रहा था। मैंने बोला, जीत तुम्हारी है, पतंग भी तुम्हारी थी। वह बोला, नहीं, जीत हमारी है। उस दिन मैंने उससे शाम को पूछा, सच सच बताओ, नई पतंग क्यों नहीं लेकर आए? वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। इस बार जो भी पैसे थे वो उनके दवाइयों पर खर्च गए। मम्मी ने बोला था कि पतंग अगले साल भी उड़ जाएगी, लेकिन आज इलाज जरूरी है। मेरे हाथों से डोर छूट गई। जिस इंसान को मैं हारने वाला समझ रहा था वो असल में सबसे बड़ा विजेता था। उसने अपनी आखिरी पतंग दोस्ती पर न्यौछावर कर दी। और आज मुझे समझ आया कि आसमान में सबसे ऊंची उड़ान पतंग की नहीं होती, सबसे ऊंची उड़ान इंसान के दिल में होती है। धन्यवाद। धन्यवाद तारिणी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वक्त चाहे जैसा भी हो और हालात कितने भी बदल जाएं, जीवन में रिश्तों की अहमियत सबसे अनमोल होती है। इस प्रकार आज की प्रतियोगिता का अंतिम चरण भी समाप्त हो गया है। एक बार फिर जोरदार तालियों से सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाएं। अब मैं निर्णायक मंडल को आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आएं और परिणाम घोषित करें।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, सभी ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए। और मैं हिंदी डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस इवेंट का भाग बनाया। थैंक यू। और सबसे पहले हम 7th क्लास का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। थर्ड पोजीशन पर वंशिका टंडन, सेकंड पोजीशन पे वी हैव अ टाई, स्माइरा भाटिया एंड आद्विका जैन। फर्स्ट पोजीशन वीर सम्राट, एक अनाउंसमेंट कर दूं क्या? मुझे बच्चे भेजने हैं ऊपर। क्यूरी के चाहिए, अगमजोत, कविशा, ऋतिका। अच्छा पहले बोल देता हूँ। ओके। क्लास 8th रिजल्ट। Fourth position goes to Bhavyakshi. Third position goes to Naz. Second position goes to Lakhit. And first position goes to Tarini. उनको ऊपर क्या? Students whose names are being called to go up to the top floor computer lab: Shreya Chhabra, Agamjot Kaur 8th Curie, Twisha Khurana 8th Curie, Ritika 8th Curie, Adya Bansal 8th Curie, Bhavyakshi Dood 8th Curie, Seerath 8th Curie, Shreyash Singh 8th Aryabhatta, Uday Kansal 6 Hindukush, Sia Kansal 4 Andes. Rahat Kaur Brad 6 Hindukush. Now we have house result. On 4th position we have Taxila. 3rd position Nalanda. 2nd position Gandhara. And 1st position Vikramshila. अब मैं हिंदी विभाग की सभी अध्यापिकाओं को फोटोग्राफ के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। किसका?
अंत में मैं जोरावर और सोनाक्षी अपने हिंदी विभाग की ओर से आशीष सर, अर्पिता मैडम, धर्मपाल भैया और आप सभी श्रोतागणों का धन्यवाद करते हैं कि आप सब ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। धन्यवाद।